नमस्कार, मैं पंडित सतीश शर्मा पिंक सिटी जयपुर से इंटरनेशनल वास्तु एकेडमी के इस यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम चर्चा करेंगे पश्चिमी देशों द्वारा षड्यंत्र पूर्वक दिए गए पुरस्कारों की, डेमोग्राफी में कराए जा रहे परिवर्तनों की, जो कि ज़्यादातर सीमावर्ती प्रांतों में है, डॉलर डिप्लोमेसी की, हथियारों के निर्माण और बिक्री की, और सभ्यताओं के खिलाफ किए जा रहे संघर्ष की। केवल भारत ही पीड़ित नहीं है, पूरा संसार पीड़ित है। सबसे पहले आते हैं ग्लोबल अवार्ड्स पर। पुलिट्जर पुरस्कार, मैग्सेसे अवार्ड्स और नोबेल का शांति पुरस्कार। अब तक का अनुभव बताता है कि षड्यंत्रों को अंजाम देने के लिए विद्रोही या जिनमें राज्य के खिलाफ संघर्ष करके उठने की और आगे चलकर शासन हथियाने की संभावना हो, उनको दिए गए पुरस्कारों की। कम से कम भारत में यह माना जाने लगा है कि जिसको ये पुलिट्जर पुरस्कार या मैग्सेसे पुरस्कार हैं, या मलाला जैसे कम उम्र की लड़कियों को नोबेल पुरस्कार जो दिए गए हैं, वो उस देश में सत्ता के संघर्ष को, विद्रोहों को बढ़ावा देने के लिए और शासन को उलट देने के लिए उन व्यक्तियों को प्रदान किए जाते हैं जिनमें आगे चलकर बढ़ने की संभावनाएं हों। भारत में तो अभी खुलेआम कहा जाने लगा है कि जिन 3-4 व्यक्तियों को प्रमोट करने के लिए अरबों खरबों रुपए अब तक खर्च किए गए, वे सब इसी योजना का हिस्सा थे। एक दिल्ली पे शासन करके हिंदुस्तान के ताज को प्राप्त करना चाहता था, एक हिंदुस्तान के शीर्ष पदों पर रहते हुए 50 साल राजभवनों में रहते हुए सत्ता पर बने रहना चाहता था, एक भारत का विभाजन करके बंगाल से मिलके, बांग्लादेश से मिलके षड्यंत्र पूर्वक एक नया राष्ट्र बनाना चाहता था। ऐसा ही एक प्रयास पंजाब की तरफ हुआ, जो एक अलग राष्ट्र को बनाकर उसका अध्यक्ष बनना चाहता था। इसी तरह की कुछ कोशिशें धुर दक्षिण भारत में भी एक प्रांत में की जा रही हैं। हमें अब यह मानने और कहने में कोई हिचक नहीं है कि पश्चिमी देशों के ये षड्यंत्र, जिन पर बहुत पैसा खर्च हो रहा है, ये लोगों की ग्रूमिंग में, उनके उत्थान में 15-15 साल 20-20 साल काम करते हैं। कुछ व्यक्तित्वों को ये राष्ट्रीय और फिर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बनाते हैं, और फिर उनको मौका देने के लिए जेएनजी जैसे शब्दों का प्रयोग करके युवाओं को भड़का कर और सत्ता पलट की कोशिशें की जाती हैं। मुझे कहते हुए खुशी है कि भारत का जेएनजी भारत की वर्तमान सरकार के साथ है, और जो टुच्चे प्रयोग किए गए हैं छोटे राष्ट्रों में, वो लोग नहीं समझ पाए, और केवल कुछ हजार छात्रों ने बांग्लादेश में शासन पलट दिया, कुछ हजार छात्रों ने नेपाल में शासन पलट दिया, कुछ श्रीलंका में भी ऐसी कोशिशें हुई। भारत जैसे विशाल राष्ट्र में ये सब करना संभव नहीं है। हम अच्छी तरह जानते हैं कि डीप स्टेट की तमाम कोशिशों को वर्तमान भारत सरकार ने पहचान लिया है, और उनके द्वारा उठाए गए, प्रमोट किए गए पिछले गुर्गों को और आने वाले जो लोग इस योजना का हिस्से हैं, उनको पहचान लिया गया है। अभी एक कोचिंग माफिया भी नजर में आ गया, एक बंगाल में भी नजर आ गया था। तो मैं आपसे ये कहना चाहता हूं, इस देश में जब भी किसी को पुलिट्जर पुरस्कार या मैग्सेसे पुरस्कार मिले, या नोबेल के शांति पुरस्कार मिले, या कोई ऐसा अंतर्राष्ट्रीय अवार्ड मिले जिसका भारत से कोई संबंध ही नहीं है, और पश्चिमी देशों द्वारा अवार्ड किए गए, सावधान
भारत में ये सब अब नहीं चलेगा। एक अन्य इनकी योजना का पार्ट है डेमोग्राफी चेंजेस। पहले दूसरे देशों से किसी देश में शरणार्थियों को बढ़ाया जाता है। भारत तो शुरू से ही पीड़ित है इस बात से कि शरणार्थी बहुत बड़ी संख्या में, करोड़ों की संख्या में भारत में प्रवेश कराए गए और फिर कोशिश की गई कि भारत के सीमावर्ती राज्यों में वे बस जाएं, जैसे नेपाल बॉर्डर या बंगाल बॉर्डर या भारत पाकिस्तान बॉर्डर के पास में, राजस्थान की सीमाओं में, पंजाब की सीमाओं में, और बाद में वहाँ विद्रोह कराए जाएं। पश्चिमी देश जो अपने आपको मानवाधिकार का हेडमास्टर मानते हुए भारत को उपदेश दिया करते थे, इसी का शिकार हो गए। आज डेमोग्राफी चेंजेस जब पश्चिमी देशों में हो रहे हैं, तब उनको पता चल रहा है कि भारत किस पीड़ा से गुजर रहा है। जाके पैर न फटी बिवाई, वो क्या जाने पीर पर आई। अब जब पश्चिमी देशों के पैरों में बिवाई फट रही है तो उनको भारत की पीड़ा नजर आ रही है। एक है डॉलर डिप्लोमेसी। इस आधुनिक संसार का सबसे बड़ा जो षड्यंत्र है डॉलर डिप्लोमेसी है। पहले तो इस डॉलर को सोने से लिंक किया जाता था, बाद में चालाकी पूर्वक इस लिंक को खत्म कर दिया गया। उसके बाद पूरे संसार को नहीं पता कि कितना डॉलर छप रहा है, कितना बाहर जा रहा है। किसी भी देश की मुद्रा ज़्यादा छप जाए तो वहाँ मुद्रास्फीति बहुत तेजी से बढ़ती है, पर अमेरिका में मुद्रास्फीति नहीं बढ़ती डॉलर के कारण। बहुत आश्चर्य का विषय, अर्थशास्त्रियों के शोध का विषय है कि असंख्य डॉलर छाप कर भी वहाँ मुद्रास्फीति नहीं बढ़ती है। ये बहुत बड़ा षड्यंत्र है। जिस दिन ये पोल खुलेगी उस दिन डॉलर धड़ाम हो जाएगा। मेरी तो भविष्यवाणी है कि डॉलर का और ट्रंप का एक दिन पत्ता साफ हो जाएगा। एक और षड्यंत्र है हथियार बेचने का। हथियार और डॉलर में और पेट्रोल में आपस संबंध कायम किया गया। ये सब धंधे डॉलर में ही होते हैं। पहले तो पश्चिमी देशों ने दुनिया के दूसरे देशों को लूटा, एशिया को लूटा, अफ्रीका को लूटा, ऑस्ट्रेलिया को लूटा, सब देशों को लूटा, गुलाम बनाया। फिर वहाँ की प्राकृतिक संसाधनों को लूटा, उनके सारे मिनरल्स को लूटा। ये देश धनी हो गए और फिर ये शासन करने की बात करने लगे। फिर लूटे हुए देशों को सताने में लग गए, चाहे डेमोग्राफी चेंज करो, चाहे हथियार बेचो, और फिर उन देशों को आपस में लड़ाते रहो। जिन देशों को इन्होंने लूटा अब उनको आपस में लड़ाते रहो। अमेरिका और पश्चिमी के कुछ देश तभी जिंदा रह सकते हैं जब तक किसी न किसी कॉन्टिनेंट में युद्ध चलता रहे। क्या आपको आश्चर्य नहीं लगता कि न तो यूरोप में कभी युद्ध हुए वर्ल्ड वॉर के बाद, और ना अमेरिका में अंदर कभी युद्ध हुए? ऐसा क्यों भाई? इनका तो एक भी सैनिक नहीं मरे और मिडिल ईस्ट में युद्ध चलते रहे। रूस और अन्य यूरोपीय देशों की सीमाओं पर युद्ध चलते रहे या भारत की सीमाओं पर युद्ध चलते रहे। भारत चीन में युद्ध हो जाए इसकी तमाम कोशिशें हुई। ये युद्ध अमेरिका, उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका के बीच के देशों में क्यों नहीं होता? इतनी चालाकी इन देशों को बर्बाद करने के लिए। अब इनको परेशानियां हो रही जब भारत जैसे देश हथियार विक्रेता हो गए। वो हथियार जिसको कल तक पश्चिमी देश प्रयोग में लाते थे हथियार बेचने के, वो हथियार अब भारत के हाथ लग गया है। 10-5 साल में पासा पलट जाएगा। और ये लोग राइफल थोड़ी बेचते हैं, ये लोग तो हवाई जहाज बेचते हैं, ये तो टैंक बेचते हैं। और पाकिस्तान जैसे देश ने जब परमाणु का जो विज्ञान बेचा उसके वैज्ञानिक ने, तो इनको मिर्ची लग गई सबकी। अब ये चाहते हैं कि मिडिल ईस्ट में कहीं भी एटम बम नहीं हो, उन देशों को बर्बाद कर देंगे जो ऐसी कोशिशें करें। गुड़ खाए और गुड़धानी से परहेज करें, यानी खुद तो एटम बम बनाएंगे, दूसरे को नहीं बनाने देंगे। भारत इस
इंटरनेशनल कॉन्स्पिरेसी को समझ गया है। इसलिए भारत हथियार बनाने में जुट गया है। उसका रक्षा बजट वर्तमान सरकार के कार्यकाल में बहुत ज़्यादा बढ़ा है। भारत अब कुछ हथियारों का इस ढंग से निर्माण कर रहा है कि 5 साल भी नहीं लगेंगे। आप देखना, भारत कम से कम 70-80 देशों को हथियार का निर्यात करने लगेगा। जितना निर्यात भारत का बढ़ेगा उतना ही अंतर्राष्ट्रीय षड्यंत्र भारत के खिलाफ बढ़ते जाएंगे। अब इन देशों के लगाए हुए सैंक्शंस भारत पर असर नहीं करते। तो ये बात हथियारों की हुई। रूस इस बात को समझ गया था कि अमेरिका और पश्चिमी देश रूस को भी लड़ाइयों में उलझाना चाहते थे। पहले तो उन्होंने रूस के टुकड़े कराए और अब वहाँ युद्ध छेड़ दिया। राष्ट्रपति पुतिन कमाल के शासक हैं। उन्होंने अमेरिका को सबक सिखाने के लिए मिडिल ईस्ट में युद्ध करवा दिया। लो लड़ो। अब सारा ध्यान यूक्रेन से हट के मिडिल ईस्ट पर आ गया। और यहाँ जैसे ही ट्रंप ने आक्रमण किया, इनको पसीने आ गए। ये सोच रहे थे 5-7 दिन में देश को जीत लेंगे। ईरान जैसी पुरानी सभ्यताएं इतने जल्दी हथियार नहीं डालते। ये बात और है कि इजराइल और भारत की दोस्ती बहुत प्रमुख है। और ये बात भी सच है कि इजराइल को लेकर अमेरिका और भारत की नीति एक ही है। इतने सारे मुस्लिम देशों पर नियंत्रण रखने के लिए उसने एक छोटे से देश पर हाथ रख दिया है अमेरिका ने। उस अकेले ने इनकी नाक में दम कर रखा है। भारत की भी नीति इजराइल को लेकर अमेरिका जैसी ही है। इन पश्चिमी देशों का एक बहुत बड़ा षड्यंत्र और भी था, वॉर अगेंस्ट कल्चर्स। ये जो नए नए देश पैदा हुए, या इंग्लैंड, यूरोप के देश या अमेरिका, जिनका इतिहास 200-400 साल का ही है, और जहाँ सभ्यताएं बहुत बाद में पनपी, और जब भारत की सभ्यता चरमोत्कर्ष पर थी, आज से 10,000 साल पहले जब वैदिक शास्त्र रचे जा रहे थे, उस समय इन देशों के वासी जंगल में घूमते थे, नंगे घूमते थे, रिश्ते तय नहीं होते, कच्चा मांस खाते थे। उस समय भारत की सभ्यताएं चरमोत्कर्ष पर थी। भारत का ऋग्वेद और ईरान का जैन अवेस्ता प्राचीनतम ग्रंथ माने गए, और दोनों में बहुत सारी समानताएं भी हैं। ऐसा लगता है कि जैसे कोई कभी एक ही सभ्यता का विस्तार इन देशों में था। इसलिए ईरान को परास्त करना इतना आसान नहीं। आज ये किसी तरह से उसको बर्बाद भी, दबा भी देंगे ना, वो सभ्यता फिर उठ खड़ी होगी। और मैं ये मानने वाले में हूं कि इंग्लैंड के एक क्लर्क ने भारत में आकर यहाँ का गवर्नर जनरल बन गया। उसका वेतन आज से इतना 100 साल पहले 25,000 पाउंड था, जो ब्रिटिश क्राउन से भी ज्यादा था। ये बहुत अजीब सी बात है। अब वह राष्ट्र जिसका सूरज का भी अस्त नहीं होता था, आज वो छोटा सा पिद्दी सा देश हो गया है। उसकी अर्थव्यवस्था भारत से भी पिछड़ गई है। भारत ने भी बहुत चालाकी करी है। मैं बार बार कहता रहा हूं कि लक्ष्मी जी 500 साल पूर्व में रहती हैं, 500 साल पश्चिम में रहती हैं। अब 500 साल उनके पूरे हो गए, वो पूर्व में आ रही हैं। कहाँ आ रही हैं? भारत में, चीन में, कोरिया में, जापान में। देखिए इन देशों का हालत, वियतनाम में। इन सब की कुल मिलाकर इकोनॉमी, पश्चिमी देशों की कुल मिलाकर इकोनॉमी से भी बहुत आगे है। जब बात सभ्यताओं के बीच संघर्ष की आती है, तो क्रिश्चियनिटी, इस्लाम और हिंदुइज्म के बीच में बात आती है। अन्य सभ्यताओं की आबादी थोड़ी कम है। ईसाइयों ने शुरू में बहुत हिंसा का प्रयोग किया। चर्च ने बहुत अत्याचार किए। बहुत देशों में जहाँ जहाँ शासन किया, वहाँ बलात् कन्वर्जन किए गए, और शासकीय संरक्षण से धर्म परिवर्तन का काम बहुत जोर से हुआ, संसार भर में हुआ। अब जब अत्याचार संभव नहीं रहे और देश स्वतंत्र हो गए, तो ये लोग लोभ लालच देके धर्म परिवर्तन करवा रहे हैं। हर देश में पादरी फैले हुए हैं और धर्म परिवर्तन करा रहे हैं और लालच दे रहे हैं, जातियां बदल रहे हैं। इस्लाम ने जो भी कन्वर्जन किया वो तलवार के बल पर किया। गर्दन पर तलवार रखकर उन्होंने धर्म परिवर्तन कराए, और उसमें हिंदुओं जैसे मूर्ख भी मिले, जिसने एक बार
मांस खिला दिया तो समझ लिया कि हम मुस्लिम हो गए, एक बार कलमा पढ़ लिया तो समझ गए हम मुस्लिम हो गए। हिंदू जनता बिल्कुल मूर्ख है, उनमें विद्रोह करने की इच्छा ही खत्म हो गई वजह से। हम करें तुम 5 साल मुसलमान रह जाओ, वापस आ जाओ हिंदू धर्म, हम स्वीकार कर लेंगे। वो खुद ही काम क्यों नहीं कर लेते? अब तो मैं देख रहा हूं कि धर्म परिवर्तन होगा परंतु उलट क्रम होगा। अब लोग वापस में हिंदुइज्म आएंगे और लोग उन धर्मों को छोड़ेंगे जहां शक्ति या लालच के भय से विस्तार किए जा रहे हैं, परिवर्तन किए जा रहे हैं। सभ्यताओं के संघर्ष में जो सबसे पुरानी सभ्यताएं हैं जीवित रहेंगी। मैं भविष्यवाणी करता हूं, न तो ईरान की सभ्यता को नष्ट किया जा सकता है, न भारत की सभ्यता को नष्ट किया जा सकता है, न भारत से प्रभावित उन सभ्यताओं को नष्ट किया जा सकता है जो बौद्ध धर्म से संबंधित है। चाइना, जापान, थाईलैंड, इधर के जो देश हैं, ईस्टर्न कंट्रीज और साउथ ईस्टर्न कंट्रीज, इनकी सभ्यताओं को कभी भी नष्ट किया नहीं जा सकता। क्यों? कि पश्चिमी सभ्यता और पूर्वी देशों के बीच में भारत पड़ता है, और इधर या तो चाइनीज इन्फ्लुएंस बढ़ा है तो वो निश्चित बौद्ध धर्म है, और इधर भारत जो हिंदुइज्म और बुद्धिज्म और जैनिज्म इनका झंडा हाथ में लिए हुए। मैं समझता हूँ सभ्यता के संघर्ष में भारत और पूर्वी देशों की ही विजय होगी, और पश्चिमी देश एक दिन हथियार डाल देंगे और इस धर्म परिवर्तन की बातें रुक जाएंगी, और इसके उलट जो रिवर्सल होगा उसमें हिंदू धर्म का विस्तार होगा। ये मेरी भविष्यवाणी है। मैंने ज्योतिष का अच्छी तरह अध्ययन कर लिया है, मेदिनी ज्योतिष को मैंने पढ़ लिया है, और उसके आधार पर कह रहा हूं कि मीन राशि में शनि चल रहे हैं, 15 साल बाद वो उससे 7वीं राशि कन्या में आएंगे, और कन्या राशि से जब पुनः मीन राशि में आएंगे उन 15 साल में धर्म परिवर्तन के उलट क्रम की गति बहुत तेज हो जाएगी, और ये सारी सभ्यताएं हथियार डाल देंगी जो आज हिंसा के बल पर सभ्यताओं को नष्ट करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। नमस्कार, आपसे अनुरोध है कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें, इसको लाइक करें, इसको शेयर करें और बेल आइकन को दबाएं। उसको दबाने से हमारे वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंचेंगे। नमस्कार।